हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के अध्याय 1 भाग 2 के बारे में बात करेंगे। और इस भाग 2 में हम लोग सबसे महत्वपूर्ण, इस पाठ का महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्युत आवेश के बारे में। और विद्युत आवेश से संबंधित हम लोग कुछ तथ्य जानेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला तथ्य क्या है हम लोगों का। सबसे पहला है विद्युत आवेश अदिश राशि होता है। कैसा राशि है जी? अदिश राशि। विद्युत आवेश अदिश राशि होता है। और अदिश के बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं। अगर आपको सदिश अदिश में कोई दिक्कत है तो मैंने सदिश अदिश का एक वीडियो डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये अदिश राशि होता है। अब दूसरी बात हम लोग इसके बारे में जानते हैं। विद्युत आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। तो आखिर ये प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो ये प्रकार दो होते हैं। धन तथा ऋण, यानी कि धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश को हम लोग प्लस से और ऋण आवेश को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसके तीसरे टर्म्स को। तो समान आवेश, ध्यान रखेंगे, समान आवेश अगर होता है तो उसको हम लोग स्वजातीय बोलते हैं। स्वजातीय आवेश बोलते हैं। अगर समान आवेश हो तो उसे सजातीय आवेश, और असमान आवेश हो, असमान आवेश हो तो उसे हम लोग विजातीय आवेश कहते हैं। अब बातें हम समझ लेते हैं कि सजातीय विजातीय क्या है। देख सकते हैं, सजातीय अगर प्लस प्लस हो तो ये सजातीय है, माइनस माइनस हो तो सजातीय है, अगर प्लस माइनस हो तो विजातीय है, या माइनस प्लस हो तो विजातीय आवेश है। अब इसके बाद हम लोग फोर्थ टर्म्स को जानेंगे। सजातीय आवेश, अगर सजातीय आवेश है तो उसमें विकर्षण होता है, विकर्षण होता है। और अगर विजातीय आवेश है, विजातीय आवेश है तो उसमें आकर्षण होता है। यानी कि हम यहां से भी समझ सकते हैं ये आपका सजातीय है तो इसमें विकर्षण होगा, विकर्षण होगा, और ये अलग अलग आवेश हैं तो इसमें आकर्षण होगा। तो ये, अब इसके बाद हम लोग इसके पांचवें टर्म्स को जानते हैं। तो पांचवें टर्म्स, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकंड होता है। क्या होता है जी? एम्पियर सेकंड, या एम्पियर सेकंड के अलावा एक और होता है जिसको हम लोग कूलाम कहते हैं, जिसको सी से डिनोट किया जाता है। यानी कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकंड या
कूलाम होता है। अब हम बात करते हैं इसके छठवें टर्म्स का। विद्युत आवेश का या विद्युत आवेश पर चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि अगर विद्युत आवेश है तो उस आवेश पर चाल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं हम लोग इसके सातवें टर्म्स का। किसी भी विद्युत निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। यानी कि हमारे कहने का मतलब कि अगर इस ऑब्जेक्ट में यहाँ कोई आवेश है तो ये आवेश हमेशा सुरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। और जब ये सुरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, तो इसी को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसके साथ एक और भी बात आती है कि आवेश को कभी भी ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ये एक प्रभाव होता है जिसे हम लोग सार्वत्रिक नियम के अंतर्गत जानते हैं, सार्वत्रिक नियम के अंतर्गत जानते हैं। अब बात करते हैं हम लोग विद्युत आवेश के सीजीएस मात्रक का, कि विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक क्या है। सातवां तो हमने आपको बता दिया, आठवां नंबर हम लोग जानेंगे। आठवां नंबर हम लोग जानेंगे कि आठवां आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम लोग आठवां में जानते हैं विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक। कैसा मात्रक जी? सीजीएस मात्रक। सीजीएस का मतलब भी आप लोग जानते होंगे। सीजीएस का मतलब पता है ना? सीजीएस, एफपीएस ये सब पढ़े होंगे आप लोग, एमकेएस। तो देखिए सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस पद्धति में विद्युत आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम यानी कि विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है। इसके अलावा एक और मात्रक होता है ईएसयू। ईएसयू कहने का मतलब क्या होता है जी? तो देखेंगे इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। तो ये आपका एक और सीजीएस मात्रक होता है। इसके अलावा एक और होता है फ्रैंकलिन, जिसे हम लोग एफआर से सूचित करते हैं, और इसके वैल्यू को भी हम लोग इसके साथ ही जान लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है। जैसे कि एक कूलाम बराबर कितना होता है? तो एक कूलाम बराबर में होता है 3 गुणे 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम, ये वाला स्टेट कूलाम को हम लोग STC भी लिख सकते हैं, स्टेट कूलाम। और एक कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की पावर 9 आपका ESU भी होता है। तो ये हम लोग ये जाने इससे संबंधित है। अब बात करते हैं, ये तो सीजीएस मात्रक था। इन सीजीएस के अलावा विद्युत आवेश का और भी मात्रक होता है, उसको हम लोग 9वें टर्म्स के अनुसार जान सकते हैं। तो इसका 9वां क्या होता है जी? तो ये होता है आपका EMU, यानी कि इसका मात्रक एक और है जिसका नाम है EMU। और EMU का पूरा नाम क्या होता है जी?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और इसका वैल्यू कितना होता है इसको भी हम लोग जानेंगे। तो इसका वैल्यू होता है जैसे कि एक EMU बराबर कितना होता है, तो एक EMU बराबर होता है 3 गुणे 10 के पावर 10 एस्टेट कूलम, इतना होता है। और एक बात इसके साथ और जान लेते हैं कि एक EMU बराबर डायरेक्ट कूलम में कितना वैल्यू होता है, तो ये वैल्यू होता है डायरेक्ट 10 कूलम। इसके साथ इसका 10 नंबर वाला एक और हम जानते हैं, इसका एक और भी होता है मात्रक, जिसको हम लोग प्रायोगिक मात्रक कहते हैं। और ये प्रायोगिक मात्रक क्या होता है, तो प्रायोगिक मात्रक होता है एम्पियर आवर। एम्पियर आवर, एम्पियर आवर। और इस एम्पियर आवर को ही हम लोग एक और दूसरे नाम से जानते हैं। इस एम्पियर आवर को हम एक और दूसरे नाम से जानते हैं, किस नाम से जी, फैराडे, फैराडे के नाम से जानते हैं। अब इसके भी हम लोग मतलब इसका भी वैल्यू हम लोग जान लेते हैं कि किसका कितना वैल्यू होता है। एक एम्पियर आवर बराबर कितना होता है, देखें एक एम्पियर आवर बराबर में होता है, एक एम्पियर आवर बराबर में होता है 3600 एम्पियर सेकेंड। कितना होता है जी, 3600 एम्पियर सेकेंड। और एक एम्पियर आवर बराबर में होता है 3600 एम्पियर सेकेंड। और इस 3600 एम्पियर सेकेंड बराबर में कितना होता है, तो 3600 कूलम, 3600 कूलम ही होता है। इसके साथ ही हम इसको फ्रैंकलिन में फैराडे में बता दें कितना वैल्यू होता है। तो एक फैराडे बराबर कितना होता है, एक फैराडे बराबर में होता है 96,500 कूलम। एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलम। अब हम बात कर लेते हैं कि इतना हम इसके 10 गो टर्म्स को पढ़े और ये हमारे परीक्षा के लिए इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये आपका CGS मात्रक, EMU वाला मात्रक और 10 वाला मात्रक। और आपको इसके पहले बताए थे इसका SI मात्रक जो था एम्पियर सेकेंड या कूलम वाला, वो भी हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अब और भी एक दो इम्पोर्टेंट है इसमें के टर्म्स, जैसे कि और आगे हम बताने जा रहे हैं। देखिए, तो ये 11 नंबर था और 11 नंबर वाला क्या है, तो ये होता है, सबसे पहले हम जान लेंगे विद्युत आवेश का बीमा। बीमा या बीमीय सूत्र क्या होता है, तो विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र होता है AT। क्या होता है जी, बीमीय सूत्र होता है AT। अब बात कर लेते हैं बराबर टर्म्स का। तो बराबर टर्म्स क्या है इसको जान लेते हैं, इसको सुन लेंगे, बड़ा है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई थी उस समय द्रव्य तथा प्रतिद्रव्य समान मात्रा में उत्पन्न हुए थे। और किसके माध्यम से हुए थे, आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुआ था, बिग बैंग थ्योरी से हुआ था। और बताया जाता है कि उस बिग बैंग थ्योरी में जो भी द्रव्य और प्रतिद्रव्य, द्रव्य और प्रतिद्रव्य यानी कि एक दूसरे के वहां अपोजिट होता है, तो उसकी जब उत्पत्ति हुई थी तो उस प्रतिद्रव्य और द्रव्य का बीजगणितीय योग ब्रह्मांड के उत्पत्ति के समय शून्य था। बीजगणितीय योग कितना था जी, शून्य था। और आज भी उसका बीजगणितीय योग शून्य है।
और आने वाले समय में जब तक आपका ब्रह्मांड सामान्य रूप से चल रहा है, समझिए कि शून्य ही है। अब इसके बाद हम लोग इसके 13वें टर्म्स को जानते हैं। इसका 13वां टर्म्स क्या है? तो इसमें आपको बताया जाता है कि आवेश जो होता है वह क्वांटीकृत होता है। आवेश कैसा होता है जी? क्वांटीकृत। क्वांटीकृत का मतलब क्या है कि यह हमेशा सिंपल नंबर में हो सकता है, यानी कि कभी भी डेसिमल में इसे हम नहीं कहेंगे या डेसिमल में इसे हम नहीं जानेंगे। जो भी होगा इसे हम लोग सीधा सीधा जानेंगे। फिर भी इस क्वांटीकृत में आखिर आवेश का वैल्यू क्या होता है, इस आवेश के वैल्यू को हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें फॉर्मूला होता है Q इक्वल प्लस माइनस एन ई। Q इक्वल प्लस माइनस एन ई। Q बराबर में होता है आवेश, आवेश कह सकते हैं, आवेश या विद्युत आवेश। n बराबर में होता है इलेक्ट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, और E का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है जी? इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 गुना। तो ये हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इससे संबंधित आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो इससे संबंधित अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो आइए इस पे एक हम लोग न्यूमेरिकल भी बना लेते हैं। चलिए न्यूमेरिकल एक हम बना लेते हैं, एक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को आप लिख लें। मान लीजिए कि किसी वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने की कमी है जी? 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। किसी वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उस वस्तु की आवेश की मात्रा बताएं और उसकी प्रकृति बताएं। यानी कि हमको दो चीज निकालना है। क्या निकालना है जी? आवेश की मात्रा निकालना है और दूसरा आवेश की प्रकृति निकालना है। हमको दो चीज कैलकुलेट करना है। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, इससे संबंधित और भी न्यूमेरिकल आप लोग इसी के जैसा बना सकते हैं। आइए इसको हम बनाते हैं। इसी फॉर्मूला पे बनेगा। तो फॉर्मूला है हम लोगों का Q इक्वल प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई होता है। यानी कि यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब देखते हैं Q और यहाँ देखेंगे n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम आपको बोले थे, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी कमी है जी? 500। तो यहाँ रख लेंगे हम लोग 500 और इसमें इनटू E, और E का वैल्यू कितना दिया गया है? तो E का वैल्यू आप लोग जानते हो, इसका वैल्यू आपको पता भी होगा कि इसको हम आपको माइनस में बताए थे। तो माइनस में जब बताए थे तो माइनस 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 गुना। और आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी रह सकता है। तो अब देखते हैं Q बराबर, तो यहाँ पे 16×5 = 80, यानी कि आपका आ जाएगा वैल्यू कितना जी? 0.8 गुणे 10 के पावर माइनस 19 गुना। तो ये चीज आपका प्लस में आएगा। तो ये तो हो गया आवेश की मात्रा। और दूसरा इसकी प्रकृति के बारे में बात करते हैं, तो प्रकृति इसका हमेशा आएगा पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक। धनात्मक होने का मतलब यहां से भी आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ये क्या किए हैं? त्याग किए हैं, कमी। तो जिसके पास कमी हुई रहती है, यानी कि कमी का मतलब कोई किसी को डोनेट किए हैं, तो डोनेट किए हैं इसका मतलब उनके पास ज्यादा था, ज्यादा वाले को हम लोग पॉजिटिव समझते हैं, यानी कि ये धनात्मक होते हैं। तो ये आपका आवेश से संबंधित
बहुत सारी बातें थी। अब हम लोग आखिर आवेश उत्पन्न कैसे होता है इन प्रश्नों को जानेंगे कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है। जानें। तो आवेश मेथड्स ऑफ चार्जिंग यानी कि हेडिंग्स हम लोग का क्या होगा जी? मेथड्स ऑफ चार्जिंग यानी कि इसका हिंदी होगा आवेशन की विधि। इसे हेडिंग को नोट करेंगे आप लोग। आवेशन की विधि। देखिए, तो आवेशन की विधि कई तरह की है और इस आवेशन की विधि में हम लोग जान लेते हैं कि आवेशन कौन कौन सा है। देखते हैं इस आवेशन की विधि में सबसे पहला क्या विधि है हम लोगों का। तो सबसे पहला विधि जो है वो हम लोगों का विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। आइए इसको जानते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है। देखिए, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, यानी कि वे एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन त्याग और ग्रहण करते हैं। तो इस स्थिति में वह वस्तु आवेशित हो जाता है। तो इसको हम लोग घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब कांच के छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है, किसको? तो इसको ध्यान रख लेंगे। कांच के छड़ को किससे रगड़ा जाएगा? किस पर रगड़ा जाएगा? सिल्क के कपड़ा पर रगड़ा जाएगा। जब कांच के छड़ को सिल्क के कपड़ा पर रगड़ा जाएगा तो इसमें आवेशन की क्रिया होती है। रगड़ने पर कांच का छड़ जो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जब त्याग करता है तो कांच का छड़ जो होता है वह पॉजिटिव हो जाता है और सिल्क का जो कपड़ा होता है वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो यह क्या हो जाता है जी? नेगेटिव हो जाता है। तो इसको हम लोग घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब दूसरा है हम लोगों का चार्जिंग बाई कंडक्शन। चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। आइए इसको भी हम लोग जानते हैं कि चालन द्वारा आवेशन क्या है। देखेंगे, जब किसी वस्तु के पास कोई दूसरा वस्तु भौतिक संपर्क में रखा जाता है, जब किसी वस्तु के पास कोई दूसरा वस्तु भौतिक संपर्क में रखा जाता है तो इनमें आवेशों का स्थानांतरण होने लगता है, तो उसको हम लोग चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। किसके द्वारा? चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। आइए अब हम लोग इसका भी उदाहरण जान लेते हैं कि कैसे आवेशन होता है।
आखिर आवेश कैसे ट्रांसफर हो जाता है? तो भौतिक संपर्क में। अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखा जाता है और यहाँ पर भी कोई वस्तु रखा जाता है, तो इस पे मान लीजिए कि कोई चार्ज है, तो अगर इसको रखा गया इसके पास में, तो इसमें से चार्ज निकल करके कुछ कुछ इसमें चले जाएंगे। तो इसको हम लोग भौतिक द्वारा या चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। तीसरा हम लोग जानते हैं कि थर्ड कंडीशन में हम लोगों का क्या होता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। किसके द्वारा आवेशन जी? प्रेरण द्वारा आवेशन। और ये भी आपका चालन द्वारा आवेशन से संबंधित ही है बातें, थोड़ा सा का अंतर है। क्या है देखेंगे कि जब किसी वस्तु के पास, यानी कि एक कोई वस्तु है, जैसे कि चार्ज वस्तु है, कोई आवेशित वस्तु के पास अनावेशित वस्तु लाया जाता है, यानी कि ये चार्ज वस्तु है और इस पे कोई चार्ज नहीं है। जब किसी आवेशित वस्तु के पास कोई अनावेशित वस्तु लाया जाता है, तो इस अनावेशित वस्तु के किनारे वाले हिस्से पर जिस तरफ आवेशित वस्तु रखा गया होता है, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जस्ट इसके उल्टा। इसलिए प्लस है तो इसमें माइनस उत्पन्न हो जाएगा, और ये माइनस है तो इस पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इसी घटना को हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब इसको सामान्य अवस्था में लाते हैं, तो सामान्य अवस्था में कैसे आएगा? ये तो आपका प्लस था, तो ये तो प्लस रहेगा ही रहेगा। ये जब आपका जैसे ही माइनस इस पे आ गया, तो इसके दूसरे किनारे पर अपने आप प्लस हो जाता है। तो ये अब आपका प्लस हो जाता है। अब इसके बाद ये जो है ये तो प्लस ही है। अब इसको अगर हम केवल माइनस के लिए बात करते हैं, तो ये माइनस और इसका प्लस, इसको हम लोग अर्थिंग कर देते हैं, तो इसका प्लस अर्थ में ट्रांसफर हो जाता है, और इस तरह से फिर से ये वस्तु जो है सामान्य अवस्था में प्लस और माइनस वाले हो जाते हैं। इसके बाद से और भी 2-3 टर्म्स हैं, इसको जानते हैं हम लोग कि कैसे और हम लोग आवेशन की विधि करेंगे। देखेंगे तो इसके बाद से हम लोगों को इसका तीसरा है ताप आयनिक उत्सर्जन। थर्मोनिक इमिशन, यानी कि ताप आयनिक उत्सर्जन। ताप आयनिक उत्सर्जन से भी आपका आवेश उत्पन्न किए जाते हैं। कैसे उत्पन्न करते हैं? देखिए, जब किसी धातु पर एक निश्चित परिमाण का ताप आरोपित किया जाता है, एक निश्चित परिमाण का ताप आरोपित किया जाता है, तो उस वस्तु के, यानी कि उस धातु के मुक्त सतह पर, मुक्त सतह कहने का मतलब किनारे वाले, मुक्त सतह पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन उस सतह को छोड़कर बाहर भागने लगते हैं, जैसे कि यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन जो है वह बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल रहे हैं। ये मेटल आपका प्लस होता है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल रहे हैं। यानी कि फिर से एक बार हम आपको डिफिनेशन बता देते हैं। जब किसी धातु पर एक निश्चित मात्रा में
ताप आरोपित किया जाता है यानी कि ताप को डाला जाता है तो सतह पर पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ करके बाहर जाने लगते हैं, जिस स्थिति में धातु आवेशित हो जाता है, धातु आवेशित हो जाता है जिसे हम लोग तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। तो इस फिगर को भी आप लोग इसमें बनाएंगे। इसके बाद फोर्थ नंबर में, फोर्थ भी हम लोग जानेंगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये फोर्थ नंबर होता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन जस्ट तापायनिक उत्सर्जन के जैसा भी इसका डेफिनेशन होगा कि जब किसी धातु पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उस धातु के सतह पर पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के सतह को छोड़ करके बाहर निकलने लगते हैं, जिससे धातु धनावेशित हो जाता है, धातु धनावेशित हो जाता है, जिसे हम लोग प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो इसमें कैसे फिगर बनाएंगे हम लोग, जैसे कि ये मेटल्स हो गया और इस मेटल से आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ये, और क्या करते हैं इसको साइड से हम लोग एच म्यू या एच म्यू नहीं कहते हैं, उच्च आवृत्ति ही लिख देते हैं, उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जा रहा है, उच्च आवृत्ति का प्रकाश, उच्च आवृत्ति का प्रकाश इस साइड से भी डाला जा रहा है, तो इसमें के इलेक्ट्रॉन जो हैं बाहर निकल रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब इसके बाद इसमें हम लोगों को फर्स्ट अध्याय में कूलाम्ब्स का नियम पढ़ना है, जिसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो कि अगले दिन आपको वीडियो मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।